today's topic is reactivity of alkanes. Reactivity of alkanes. alkanes किस तरह से रिएक्ट करते हैं? तो पहली बात कि द प्रिंसिपल यानी जो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस होंगे, द प्रिंसिपल आर, इनको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स आर कौन से रिएक्शन होंगे? गेस करें तो गाइस, कौन से रिएक्शंस होंगे और क्यों होंगे? कौन से होंगे और क्यों होंगे? ठीक है, अल्केन्स में क्या होता है? अल्केन्स में कार्बन की चारों ही वैलेंसीज पूरी होती है, यानी एक कार्बन जो है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने की वजह से कोई भी ग्रुप जो है इनमें तब तक ऐड नहीं हो सकता जब तक एक हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा। तो एक ग्रुप आएगा तो दूसरा जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करे, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करे, ठीक है, तो इस रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये बनेगी, यहाँ पे ग्रुप लगेगा और हाइड्रोजन उड़नछू हो गया, तो यहाँ पे नया ग्रुप लग गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन को एक्स ग्रुप ने क्या किया? रिप्लेस किया है। ठीक है बेटा, तो अब क्या बात क्या है? द प्रिंसिपल, देखिए हर फैमिली कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो हर फंक्शनल ग्रुप के कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो नॉर्मल कंडीशंस पे हो, विदाउट स्पेशल कंडीशंस, रूम टेम्परेचर पे बिना कोई जो है ज्यादा टेम्परेचर या प्रेशर यूज किए, उन रिएक्शन को हम कहते हैं प्रिंसिपल रिएक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कहते हैं। तो जब अल्केन की बात आए तो अल्केन में जो खुद ब खुद या नॉर्मल टेम्परेचर पे जो रिएक्शन होंगे वो सब्स्टिट्यूशन होंगे। ठीक है, वो कौन से होंगे? सब्स्टिट्यूशन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्केन्स में जो रूम टेम्परेचर पे जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होंगे जो इस फंक्शनल ग्रुप को या इस फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? ये क्या चीज होती है? सिंपल सी बात है कि अ रिएक्शन इन विच, ऐसा रिएक्शन जिसमें इन विच वन एटम or group of atoms replace करें दूसरे एटम को, replaces other atom or group of atoms is called substitution reaction. Atoms is called, कौन सा रिएक्शन कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एटम दूसरे एटम को क्या करे? रिप्लेस करे। तो यहाँ पे यही चीज हुआ है कि हाइड्रोजन को इस एलिमेंट ने क्या किया है? रिप्लेस किया है। तो इस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अच्छा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की फिर यहाँ पे टाइप कौन सी होती है? फ्री रेडिकल। यानी अब देखें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम दूसरे को रिप्लेस करे। अब अगर रिप्लेस करने वाला, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की शुरुआत अगर इलेक्ट्रोफाइल से होती है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। अगर न्यूक्लियोफाइल किसी ग्रुप को रिप्लेस करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे रिमूव कौन कर रहा है? रिप्लेस कौन कर रहा है? यहाँ पे फ्री रेडिकल। यहाँ पे कौन करेगा? कैसे करेगा? वो मैकेनिज्म में देखते हैं। इस वजह से रिएक्शन का नाम होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो अल्केन्स के वो रिएक्शन जो रूम टेम्परेचर पे होंगे वो सब्स्टिट्यूशन होंगे। और सब्स्टिट्यूशन का टाइप क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन।
हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको फ्री रेडिकल इनिशिएट करे, या हम ऐसे कह सकते हैं सिंपली अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज इनिशिएटेड बाय, फैसिलिटेटेड बाय, स्टार्टेड बाय, बिगिंस बाय, जो भी आप अंग्रेजी झाड़ दें, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसको फ्री रेडिकल इनिशिएट करे और वो सब्स्टिट्यूशन हो, उसको हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन को रिपीट करते हैं कि व्हाट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? डेफिनेशन क्या होगी कि अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, a substitution reaction which is initiated by, इसको initiate कौन करे? Initiated by a free radical, by a free radical, जिसको initiate जो है free radical करे। यानी रिएक्शन आपका वही है कि एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करेगा, पर करेगा कौन? फ्री रेडिकल। इसलिए इस रिएक्शन को हम कहेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में जो है, एग्जांपल जो है एक ही रिएक्शन जो हमारे सिलेबस में, दैट इज व्हाट? हैलोजिनेशन। दैट इज व्हाट? हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन में हम क्या कर सकते हैं? हम क्लोरीनेशन कर सकते हैं, हम क्लोरीनेशन कर सकते हैं, हम ब्रोमिनेशन कर सकते हैं, और हम आयोडीनेशन कर सकते हैं। तो आगे चल के डिसाइड करते हैं। यानी अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो रिप्लेसिंग एजेंट है वो हेलोजन है तो हेलोजिनेशन कहेंगे। तो अल्केन में हेलोजन तब आएगा जब एक हाइड्रोजन क्या होगा? रिप्लेस होगा, जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो पहले वहां पे आते हैं। तो भाई प्रिंसिपल रिएक्शन इसके कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूशन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसीज पूरी हैं। जब तक एक हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा तब तक दूसरा ग्रुप इन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कार्बन की वैलेंसी 5 होती तो एक और ग्रुप इसमें ऐड हो जाता, पर क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो चारों ही वैलेंसी पूरी है। तो जब तक एक हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा, तो इस वजह से इसके रिएक्शन कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन की टाइप कौन सी? फ्री रेडिकल। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह कि अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड, अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। इनको पैराफिन्स कहते हैं। अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। अब ये जो पैराफिन है ये दो लैटिन वर्ड हैं। पैराफिन्स जो है लैटिन वर्ड हैं। कौन कौन से? पैरा, गुड की वारा। पैरा मीन्स लिटिल, पैरा मीन्स लिटिल, एंड एफिन्स मीन्स एबिलिटी, एंड एफिन्स मीन्स एबिलिटी। तो क्या मतलब हुआ? पैराफिन का मतलब क्या हुआ? They have little ability for what? They have little ability to react. We know that के अल्केन्स में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, और दोनों बॉन्ड नॉन पोलर होते हैं। दोनों बॉन्ड क्या होते हैं? नॉन पोलर। तो ये दोनों बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। तो इनको स्टेबल ज्यादा होना चाहिए या रिएक्टिव ज्यादा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? स्टेबल ज्यादा या रिएक्टिव ज्यादा? ये कंपाउंड स्टेबल ज्यादा होंगे, इस वजह से दे हैव लिटिल एबिलिटी टू रिएक्ट। तो ये इनको पैराफिन कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर लो रिएक्टिविटी, बिकॉज ऑफ देयर लो रिएक्टिविटी और मोर स्टेबिलिटी कह सकते हो आप। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड पैराफिन्स, दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। अब दो क्वेश्चंस हैं, मुझे दोनों के आंसर चाहिए। पहली बात, इनको पैराफिन्स कहा जाता है। दूसरी बात, ये पैराफिन्स क्यों होते हैं? आप में कोई बता सकता है? एक तो ये बात है ना कि इनको पैराफिन्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? दे आर कॉल्ड पैराफिन्स बिकॉज ऑफ देयर, बिकॉज ऑफ इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड और स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड कह सकते हो आप। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड पैराफिन्स बिकॉज ऑफ, ये तो सिंपल सी बात हुई कि बिकॉज ऑफ इनर्टनेस। इनर्ट मीन्स नॉट एक्टिव, इनर्टनेस और स्ट्रांग सिग्मा बॉन्ड कह लें, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड कह लें आप। ठीक है, स्ट्रांग की जगह पे स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि ये बॉन्ड्स इसमें पूरे अल्केन में जो भी आप अल्केन उठा लें तो दो ही किस्म के बॉन्ड होंगे, या तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होगा
या फिर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये दोनों बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है। तो स्ट्रांग बॉन्ड मौजूदगी की वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो ये जो पैराफिन्स का मतलब है, दे हैव लिटिल एबिलिटी टू रिएक्ट। तो इनको रिएक्ट करने की एबिलिटी क्या होती है, कम होती है। और वो क्यों कम होती है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि ये पैराफिन्स क्यों होते हैं, ये लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं। एक तो यहाँ पे रीजन है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है, ठीक है। तो दो रीजन इसके पॉसिबल हैं कि व्हाई दे आर लेस रिएक्टिव आर पैराफिन्स, व्हाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। अल्केन्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव क्यों हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो सबसे पहली बात आंसर में अगर हम सबसे पहली बात करें तो वही इनर्टनेस ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड मजबूत होता है। ये बॉन्ड क्या होता है, मजबूत। एक और रीजन भी है, कैन यू गैस और इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ये दूसरा रीजन क्या है। ये दोनों बॉन्ड नॉन पोलर है, दोनों बॉन्ड, यानी सॉल्वेंट हमें हेल्प नहीं करेगी इनके बॉन्ड तोड़ने में। अगर कंपाउंड पोलर होता है ना तो वो सॉल्युबल इन वाटर होता है। जब कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर होता है तो पानी हमें बॉन्ड तोड़ के देता है। ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर होने की वजह से इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो वाटर सॉल्वेंट हमें बॉन्ड तोड़ के नहीं देगी, तो बॉन्ड हमें तोड़ने पड़ेंगे। तो यानी बॉन्ड ब्रेकिंग इज व्हाट, एंडोथर्मिक। तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो रिएक्शन क्या होगा, स्लो। ठीक है। तो सेकंड रीजन इसका ये है कि बोथ या नॉन पोलरिटी ऑफ बोथ, नॉन पोलरिटी ऑफ बोथ इसकी कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। एक तो बॉन्ड स्ट्रांग है, ठीक है। दूसरी बात ये बॉन्ड जो है नॉन पोलर भी है, तो कंपाउंड पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। देखिए अगर आप HCl एक पोलर कंपाउंड है, अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड है ये हमें पानी ही तोड़ के देता है। अगर आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का जो बॉन्ड है वो हमें पानी तोड़ के देता है, ठीक है। जब आप किसी भी अल्केन को पानी में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। मतलब क्या हुआ कि इसके बॉन्ड खुद नहीं टूटेंगे, सॉल्वेंट नहीं तोड़ेगी। अगर सॉल्वेंट नहीं तोड़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड, हमें ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। एंड टू ब्रेक अ बॉन्ड वी नीड एनर्जी। बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। इस वजह से इनके रिएक्शंस क्या होते हैं, स्लो होते हैं, ठीक है। तो भाई एक तो हो गए, ठीक है, अल्केन्स, या इस तरह से करें कि द प्रिंसिपल, वही बात रिपीट कर लेते हैं कि द प्रिंसिपल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स आर सब्स्टिट्यूशन। अल्केन्स आर कौन से सब्स्टिट्यूशन, गई, चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगी। द प्रिंसिपल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स आर व्हाट, फ्री रेडिकल substitution. However, under special conditions, they also undergo, ये और भी रिएक्शन देते हैं। भाई कौन कौन से रिएक्शन देते हैं, हाई टेम्परेचर पे ये कंबस्शन देंगे, जलेंगे, और टेम्परेचर हाई होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे नहीं, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा, ठीक है। नंबर 2, तो हम ये बात कर रहे थे कि इनके प्रिंसिपल रिएक्शंस तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होते हैं, पर अगर हम कंडीशंस चेंज करें, रूम टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा लें, तो ये हमें कंबशन रिएक्शन भी देते हैं हाई टेम्परेचर पे, और कैटालाइटिकल ऑक्सीडेशन भी देते हैं, और थर्मल डिकम्पोजिशन यानी क्रैकिंग भी, थर्मल डिकम्पोजिशन
आर क्रैकिंग। तो इनके ये रिएक्शन हो सकते हैं, पर ये सारे रिएक्शन प्रिंसिपल रिएक्शन हैं? कौन बताएगा? सारे रिएक्शन प्रिंसिपल रिएक्शन हैं? नहीं है। तो इन रिएक्शन को हम प्रिंसिपल रिएक्शन नहीं कहेंगे। प्रिंसिपल रिएक्शंस जो हैं, प्रिंसिपल रिएक्शंस जो हैं वो कौन से होते हैं? फ्री रेडिकल। हाउएवर अगर स्पेशल कंडीशंस हों, अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो, तो ये कंबस्शन रिएक्शन, कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन और थर्मल डिकम्पोजिशन जैसे रिएक्शन भी दे सकते हैं। पर रूम टेम्परेचर पे कौन से रिएक्शन होंगे? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हेडिंग है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की रिएक्टिविटी, अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अल्केन्स लेस रिएक्टिव होते हैं, रीजन हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। दिस इज बिकॉज दे आर नॉन पोलर इन नेचर, के ये नॉन पोलर होते हैं। हेंस अ पोलर रिएजेंट फाइंड्स नो रिएक्शन साइट, के पोलर रिएजेंट जो इन पे अटैक करने आएगा तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? पोलैरिटी, यानी कोई चार्ज होनी चाहिए, जो कि इनमें नहीं होती। चार्ज ना होने की वजह से क्या होगा कि ये रिएक्ट नहीं करेंगे। किससे? पोलर से। फर्दर द स्ट्रॉन्गर कार्बन कार्बन बॉन्ड रिक्वायर्स हाई बॉन्ड एनर्जी फॉर इट्स ब्रेकिंग। ये जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से भी ये लेस रिएक्टिव होते हैं। दे आर ऑफन कॉल्ड एज पैराफिन्स, इनको अक्सर पैराफिन्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पैरा मीन्स लिटिल, एफिन्स मीन्स एबिलिटी, दे हैव लिटिल एबिलिटी टू रिएक्ट। द टर्म पैराफिन इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड from the Latin word perium means little and affin means affinity. So they have little ability or affinity for chemical reaction or to react, and reason behind is their stability. However, under certain conditions they undergo halogenation, combustion and cracking, which can be used in industrial process to produce variety of useful products. तो नॉर्मली तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सिर्फ हेलोजिनेशन होगी, बाकी स्पेशल कंडीशंस पे आप क्रैकिंग रिएक्शन करवा सकते हो जो कि 500 एंड ऊपर होता है। उसके बाद आप इसकी जो है कंबस्शन करवा सकते हो जो कि हाई टेम्परेचर पे होगा, और उसके बाद जो है आप कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन करा सकते हो, जिसमें हम कॉपर ट्यूब में अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को गुजारेंगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल आपको जो है अल्डिहाइड देगा, अल्डिहाइड आपको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, वहां से आप फैटी एसिड बना सकते हैं आप, यानी पेट्रोल से फैटी एसिड बना सकते हैं, उसका आप घी ऑयल बना सकते हैं, ठीक है। साइक्लोअल्केन की बात करें तो कल हमने पढ़ा था कि साइक्लोअल्केन जो छोटे मेंबर हैं उनमें रिंग कंप्रेशन होती है, उसकी वजह से उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो लेस स्टेबल होते हैं, यानी रिएक्टिव क्या होंगे? ज्यादा होंगे, ठीक है। तो बुक क्या कहता है कि साइक्लोअल्केन्स आर वेरी सिमिलर टू अल्केन्स इन रिएक्टिविटी एक्सेप्ट फॉर द वेरी स्मॉल वंस। कल हमने पढ़ा था कि साइक्लोप्रोपेन में नॉर्मल एंगल 109 होती है, पर साइक्लोप्रोपेन में 60 है, तो रिंग कंप्रेस कितनी हुई है? 49 डिग्री, तो वो हाईली अनस्टेबल होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो साइक्लोप्रोपेन इज मच मोर रिएक्टिव ड्यू टू बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन इट्स रिंग स्ट्रक्चर। तो उसमें जो एंगल होती है वो कंप्रेस की हुई होती है, बॉन्ड एंगल कम हो जाती है, इस वजह से वो हाईली रिएक्टिव होगा। ये हो गई जनाब बुक की रीडिंग, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं तो हमने डिस्कस ना की हो। एक बार फिर भी हेल्प अस ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड एक्सप्लेन द एंगल स्ट्रेन इन इट। तो साइक्लोप्रोपेन को ड्रा करें, एंगल स्ट्रेन एक्सप्लेन करें, क्या कहोगे? क्या कहोगे बेटा? अगर आपको साइक्लोप्रोपेन ड्रा करना है, करें ड्रा। तो दिस इज व्हाट साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। एंगल कितनी है? 60 डिग्री होनी कितनी चाहिए थी? ये एंगल यहां पे होनी चाहिए थी पपाम, ठीक है कितनी? ये पूरी जो है रिंग क्या है? कंप्रेस की हुई है, ठीक है। तो रिंग जो कंप्रेस की हुई है, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? एंगल स्ट्रेन कहेंगे, ठीक है। ये जो एबनॉर्मलिटी है, जो डेविएशन है नॉर्मल एंगल से, ठीक है, रिंग का कंप्रेस होना या एंगल का कंप्रेस होना, इसको एंगल स्ट्रेन कहते हैं। और ये क्या करेगी? स्टेबल बनाएगी या रिएक्टिव बनाएगी? ये स्टेबल बनाएगी, नहीं रिएक्टिव बनाएगी। लेस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज लेस देन एन प्रोपेन, बता सकते हो? तो ये देखिए, ये आपका एन प्रोपेन विथ लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। ये आपका साइक्लोप्रोपेन विथ स्मॉल सरफेस एरिया। तो हमने कल पढ़ा था कि अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है
तो सरफेस एरिया ओपन चेन कंपाउंड का ज्यादा होगा। किससे? साइक्लिक से। इस वजह से इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगी ड्यू टू सरफेस एरिया। क्लियर? चले भाई इसको सेव करते हैं। उसके बाद क्या चीज है? उसके बाद ये है कि हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस किया कि अल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं रूम टेम्परेचर पे। उसके जो प्रिंसिपल रिएक्शंस हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हाउएवर वो स्पेशल कंडीशन पे दूसरे रिएक्शन भी देता है। तो हम बात करते हैं कि रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, यानी जो हेलोजिनेशन है उसकी बात है। तो बिफोर फ्री रेडिकल ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको रहने देते हैं। होमोलैटिक बॉन्ड फिशन से क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। हेट्रोलैटिक से क्या बनते हैं? तो हम डायरेक्ट आते हैं हेलोजिनेशन। तो रिएक्शन मैकेनिज्म से पहले भी हम आते हैं अपने बोर्ड पे और वहां पे करते हैं हम कि हेलोजिनेशन क्या होता है। तो हेडिंग देते हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो हम करेंगे हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स में क्या होता है, इसका नाम डिफाइन कैसे करेंगे? अब हेलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हेलोजन, और हम इसमें जो करेंगे वो क्या करेंगे? क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। ठीक है, या तो हम क्लोरीनेशन करेंगे या ब्रोमिनेशन करेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्लोरीनेशन की बात ही करते हैं। तो व्हाट इज क्लोरीनेशन? व्हाट इज क्लोरीनेशन? तो इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? क्या होगा कि अल्केन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, उसकी जगह पे क्या आएगा? क्लोरीन आएगा, उसकी जगह पे क्लोरीन आएगा। ठीक है भाई, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। डेफिनेशन ये होगी कि द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन, द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो बनेगा क्या? टू प्रोड्यूस क्लोरो अल्केन, टू प्रोड्यूस क्लोरो अल्केन, अल्केन इन सनलाइट। सूरज की रोशनी जरूरी है इस रिएक्शन के लिए। इन सनलाइट इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन। अब आपको क्लोरीनेशन बेंजीन में भी दिखाई देगा, क्लोरीनेशन अल्कीन्स में भी दिखाई देगा, क्लोरीनेशन अल्केन्स में भी दिखाई देगा, बट टाइप ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। जब आप अल्केन में क्लोरीनेशन करेंगे तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, और जब आप अल्कीन में करेंगे या अल्काइन में करेंगे तो वहां पे एडिशन होगा। जब आप बेंजीन में करेंगे तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो फैमिली के हिसाब से पता चलेगा, रिएक्शन का नाम वही होगा, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ इथीन या इथाइन। ठीक है, तो नाम वही होगा पर काम डिफरेंट होगा, रिएक्शन की टाइप डिफरेंट होगी। तो पहली बात कि जब आप अल्केन में क्लोरीन ऐड करेंगे, अल्केन में क्लोरीन ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन क्या होगा? रिप्लेस होगा, उसकी जगह पे कौन आएगा? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मीथेन की, तो हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, ये रेड वाला हाइड्रोजन क्या होगा? रिप्लेस होगा किससे? क्लोरीन। चले भाई, क्लोरीन जो है इधर है। ठीक है, और क्या यूज करेंगे? यूवी, सनलाइट यूज करेंगे, सनलाइट यूज करेंगे। ठीक है बेटा, सनलाइट क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। व्हाट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन? जो सूरज की रोशनी में होगा। ठीक है, और अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर से, तो आपको पता होना चाहिए कि वो रिएक्शन जो सूरज की रोशनी में होते हैं उनको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, और वो जीरो ऑर्डर होते हैं, और वो जीरो ऑर्डर यानी कंसंट्रेशन का उनके रेट पे कोई असर नहीं होता। तो इस रिएक्शन में आप मीथेन की कंसंट्रेशन डबल, ट्रिपल, चौपल कुछ भी कर लें, क्लोरीन की कंसंट्रेशन जितनी मर्जी आए बढ़ाएं, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, चले होगा क्या? होगा ये कि ये हाइड्रोजन जो है इसको क्लोरीन रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे हमें मिलेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसके बाद क्या? यहां पे आ गया क्लोरीन। तो हाइड्रोजन को
किसने रिप्लेस किया? क्लोरीन ने। और साइड प्रोडक्ट बनी क्या? HCl। साइड प्रोडक्ट क्या बनी? HCl। तो हमें मीथेन से क्या मिला? क्लोरोमीथेन। ठीक है ना? तो यहां पे क्या चीज था? मीथेन। मीथेन से बना क्या? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन बना। क्लोरोमीथेन का मतलब क्या हुआ कि मीथेन में क्लोरीन आ गया है। तो क्लोरीन कैसे आया? जब हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है, वी नो दैट एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है मीथेन से। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, मतलब क्या हुआ कि एक ही हाइड्रोजन रिएक्टिव है या चारों एक जैसे हैं? क्या क्या कहेंगे? चारों एक जैसे। चारों एक जैसे हैं। अब क्या होगा कि दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो क्लोरोमीथेन है, ये फर्दर क्लोरीनेशन के थ्रू क्या बनाएगा? डाइक्लोरोमीथेन। यानी 2 क्लोरीन आ गए, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो गया। ये डाइक्लोरोमीथेन क्या करेगा? ये रिएक्शन इधर स्टॉप नहीं होगा। तो डाइक्लोरोमीथेन जो है, ये फर्दर क्लोरीनेशन करेगा, क्या देगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। प्लस क्या मिलेगा? HCl। ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है, ये फर्दर क्लोरीनेशन देगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी सनलाइट। यूवी सनलाइट क्या मिलेगा हमें? CCl4 मिलेगा प्लस HCl। यानी ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए, क्योंकि अल्केन्स में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई एक एक्टिव साइट नहीं है। जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो एक जैसे हैं, तो सब पे रिएक्शन हो सकता है। फॉर दिस रीजन आपको अल्केन्स अच्छी यील्ड नहीं देंगे, आपको अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। प्रोडक्ट में आपको बहुत सारे मिक्सचर मिलेंगे कंपाउंड्स के। ठीक है, तो अब हम मैकेनिज्म करेंगे रिएक्शन हुआ कैसे था। हम बात करेंगे किसकी? इस रिएक्शन की। सिर्फ एक स्टेप की मैकेनिज्म करेंगे। तो रिएक्शन कैसे होगा? मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन। पर उससे पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, ये थोड़ा डिस्कस कर ले। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस के जब हैलोजिनेशन करेंगे, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? गेस करें क्या होगा कि भाई फ्लोरीनेशन जो है, इट शुड बी फास्टर देन क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन शुड बी फास्टर देन ब्रोमिनेशन एंड ब्रोमिनेशन फास्टर देन आयोडीनेशन। अब दो डिसएडवांटेज हैं। क्लोरीन जो है वायोलेंटली रिएक्ट करता है एंड गिव्स मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी एक बात कि ये एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगी वो अक्सर जल जाती हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि इतनी ज्यादा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिक्सचर में देता है, तो उनको आइसोलेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज नॉट यूजफुल और दिस इज नॉट इंटेलिजेंट टू कैरी फ्लोरीनेशन इन टर्म्स ऑफ हैलोजिनेशन। अगर बात करें आयोडीनेशन की, तो आयोडीनेशन एक तो स्लोली रिएक्ट करता है, स्लोली के बाद रिवर्सिबल। हम बैठे रहे कि रिएक्शन हो जाए, जैसे रिएक्शन प्रोडक्ट बनना शुरू हो गई, रिएक्शन वापस जो है रिवर्स गियर में आ गया। ठीक है, यानी रिवर्सिबली रिएक्ट करेगा तो वापस चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए जो रूम टेम्परेचर पे यूजफुल है कैरी करना, दैट इज ओनली व्हाट? क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन इज ओनली यूजफुल एट रूम टेम्परेचर। ओनली क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन इज यूजफुल। तो ये तो हमें किसी भी कीमत पे फेवरेबल नहीं है। तो आयोडीनेशन जो है उसको हम इनडायरेक्टली बना सकते हैं, डायरेक्टली नहीं। कैसे? अगर आपने क्लोरीन लगा दिया है, अगर आपने कंपाउंड में क्लोरीन लगा दिया है, तो उस क्लोरीन को आप आयोडीन से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी आयोडीनेशन डायरेक्ट करेंगे तो उसका नुकसान है, कोई फायदा नहीं। पर अगर आपने फॉर एग्जांपल क्लोरोमीथेन है आपके, क्लोरोमीथेन को अगर आप पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या होगा कि आयोडीन जो है वो क्लोरीन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए? मिथाइल आयोडाइड प्लस क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड। तो इस तरह से आप आयोडाइड बना सकते हैं अल्केन के, पर डायरेक्टली जो है वो नहीं बनेंगे। डायरेक्टली यूजफुल क्या है? ओनली क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। चले हम मैकेनिज्म करते हैं किसका? क्लोरीनेशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? आई टोल्ड यू डिसएडवांटेज। कोई क्यों करना चाहेगा?
मैकेनिज्म करते हैं कि ये रिएक्शन हुआ कैसे था। मैकेनिज्म, पहली बात कि मैकेनिज्म होता क्या है, व्हाट इज मैकेनिज्म। इसकी डेफिनेशन है द स्टेप बाय स्टेप, द स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड description of a chemical reaction, detailed description of a chemical reaction, क्या जो दिखा है हमें, शोइंग रिएक्शन कंडीशंस of each step, the bonds to be broken and bonds to be formed, इसके बारे में हमें बताया, तो इसको हम कहेंगे मैकेनिज्म। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, व्हाट इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म एक ऐसी टर्म है जिसमें हम रिएक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई हमने अभी तक जो लिखा था, हमने लिखा था कि हेलोजिनेशन जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पर कहीं पे भी आपको फ्री रेडिकल दिखाई दिया था नहीं। तो अब वो मैकेनिज्म हमें बताएगा कि रिएक्शन जो है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो कैसे उसकी स्टडी करते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है इस रिएक्शन का, ठीक है, तो हेलोजिनेशन है। द हेलोजिनेशन या द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन अकर्स इन 3 स्टेप्स। मीथेन अकर्स इन 3 स्टेप्स, 3 स्टेप में होगा, 3 स्टेप, एंड रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। आइए अब देखते हैं कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है। पहले स्टेप की बात करते हैं। तो इसका जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 ये है, उसका नाम है चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप, ये जो हेलोजिनेशन है ये एक चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन का मतलब है कि एक आपका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें फ्री रेडिकल बनेगा, फिर फ्री रेडिकल जो है वो दूसरा फ्री रेडिकल बनाएगा, दूसरा फ्री रेडिकल तीसरा फ्री रेडिकल बनाएगा, और आखिरी स्टेप में जाके ये सारे फ्री रेडिकल्स डिफरेंट वेज में कंबाइन होकर प्रोडक्ट देंगे। तो पहला स्टेप है कि चेन इनिशिएशन स्टेप, कि इस रिएक्शन की शुरुआत कैसे होती है। तो हमने बात की थी कि ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, सूरज की रोशनी की मदद से होगा। तो क्लोरीन जो हम ऐड कर रहे हैं, क्लोरीन बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। तो जैसे ही सूरज की रोशनी क्लोरीन पे पड़ेगी तो क्लोरीन में होमोलैटिक बॉन्ड फिशन होगी। क्लोरीन 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा, डार्क में नहीं, अंधेरे में नहीं, किस में बनाएगा, सनलाइट में। ठीक है, तो सनलाइट में पहला जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि इन दिस स्टेप 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। कैसे प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूस्ड बाय होमोलैटिक बॉन्ड फिशन, बाय होमोलाइसिस का लें। ठीक है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है ये क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या होगा कि जैसे ही इस पे सूरज की रोशनी गिरेगी, सनलाइट गिरेगी, ठीक है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो होमोलैटिक बॉन्ड फिशन हो रही है। तो बताएं क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। तो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये इनके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इसके आखिरी शेल में होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो होमोलैटिक बॉन्ड फिशन से क्या हो गया, ठीक है, अनपेयर्ड हो गया। तो हमें क्या मिला, हमें मिला क्लोरीन फ्री रेडिकल 2 मिले। तो पहला स्टेप यही है कि सूरज की रोशनी गिरी किस पे, क्लोरीन पे, और क्लोरीन टूट गया और क्या मिला, फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की शुरुआत करेगा।
इस वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या है? फ्री। तो अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है ये जाके अल्केन पे क्या करेगा? अटैक करेगा। तो स्टेप 2 यहां से शुरू होगा। स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 को कहते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अब इस स्टेप में क्या होता है? इस स्टेप में क्या होगा कि ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये इन दिस स्टेप वन फ्री रेडिकल इज टर्मिनेटेड, खत्म होगा। वन फ्री रेडिकल इज टर्मिनेटेड, खत्म होगा। इट विल प्रोड्यूस एन अदर फ्री रेडिकल, तो वो किसी और फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस कर देगा। इट विल प्रोड्यूसेस या इट विल प्रोड्यूस एन अदर फ्री रेडिकल। तो इस स्टेप में क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, इस स्टेप में ये होगा कि ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी? क्लोरीन की। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ये आपका मीथेन। ठीक है बेटा, सही है। अब क्या होगा कि ये बांड, इसमें होमोलैटिक बांड फिशन हो, ये मिथाइल फ्री रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किससे शेयर करे? क्लोरीन से। बताएं क्या बनेगा? क्या बनेगा? HCl। एक बन गया HCl प्लस क्या बन गया? मिथाइल। मिथाइल क्या बन गया? फ्री रेडिकल। मिथाइल क्या बन गया? फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल। तो इस स्टेप में यही होना है कि एक फ्री रेडिकल कौन सा खत्म हुआ? क्लोरीन। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल तो खत्म हो गया, बन क्या गया? क्लोरीन फ्री रेडिकल टर्मिनेट हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, उसने एक और रेडिकल बना दिया, कौन सा? मिथाइल। तो मिथाइल फ्री रेडिकल। अब मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा? तो मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा कि ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये उस क्लोरीन से रिएक्ट करेगा जो कि अनब्रोकन है, जिसपे अभी तक रोशनी नहीं गिरी, या गिरी थी फिर से कंबाइन हो गए क्लोरीन। अब गौर से देखें जरा क्या होने वाला है। तो ये मिथाइल किसके साथ? इस क्लोरीन के साथ बांड बनाए और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए। बताएं क्या होगा? प्रोडक्ट क्या बनेगी? मिथाइल क्लोराइड और क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा, ठीक है, और क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है बेटा, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, अब इसका आखिरी स्टेप आएगा। तो इस स्टेप में क्या होगा? इस स्टेप में यही होगा कि एक फ्री रेडिकल खत्म होगा, वो दूसरे को प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, आखिरी स्टेप में यह होता है कि जितने भी फ्री रेडिकल बने हैं, कितने बने? तो कौन कौन से? एक क्लोरीन और मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये क्लोरीन और मिथाइल फ्री रेडिकल डिफरेंट वेज में कंबाइन होके, क्योंकि फ्री रेडिकल एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। फ्री रेडिकल एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है मिड ऑफ द स्टेप में बनते हैं, कभी भी आपको बैलेंस इक्वेशन में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो एक स्टेप में बनते हैं दूसरे में कंज्यूम हो जाते। तो बैलेंस इक्वेशन में आपको फ्री रेडिकल दिखाई नहीं देंगे। पर रिएक्शन की शुरुआत किसने की? फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया? फ्री रेडिकल ने। इस वजह से हम कहते हैं द रिएक्शन इज व्हाट। तो थर्ड स्टेप ये है, लास्ट स्टेप। थर्ड स्टेप में ये है कि ऑल फ्री रेडिकल्स जितने भी बने हैं, ऑल फ्री रेडिकल्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज, कंबाइन इन डिफरेंट ways to give stable product, ways to give stable product। तो स्टेबल प्रोडक्ट आखिर में जाके बनेगी जब फ्री रेडिकल एक दूसरे से कंबाइन होना शुरू होंगे। अच्छा, नंबर एक फ्री रेडिकल है क्लोरीन, नंबर दूसरा जो फ्री रेडिकल है वो है मिथाइल। मुझे बताएं, इनको आप डिफरेंट वेज में कंबाइन करें, और एक चीज समझ लें कि ये बिलियंस होंगे रिएक्शन में, ये भी बिलियंस होंगे। ऐसा नहीं कि एक ही फ्री रेडिकल ये होगा, एक ही ये होगा। ठीक है, तो बताएं क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है? कौन बताएगा? चॉइस वन ये है कि भाई एक क्लोरीन फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिल जाए, क्या बनेगा? क्लोरीन। सही है। चॉइस 2 कि भाई मिथाइल फ्री रेडिकल जो है वो मिल जाए किसके साथ?
क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ, बताएं क्या बनेगा? मिथाइल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। चॉइस 3 बताओ, आप खुद बताओ। मिथाइल क्लोरीन क्लोरीन से मिल सकता है तो व्हाई नॉट मिथाइल विथ मिथाइल। तो जब मिथाइल मिथाइल से मिलेगा तो हमें मिलेगा इथेन। अब ये खिचड़ी बनना शुरू हो गई। अब जब इथेन बनेगा तो इथेन में भी इथेन उसी तरह से रिएक्ट करेगा। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट ऑल दीज स्पीशीज। इस वजह से ऑर्गेनिक रिएक्शंस की जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा अच्छी नहीं मिलती। आयनिक कंपाउंड के हिसाब से ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कंट्रोल करना, एक तो ये स्लो होते हैं, उसके बाद इनको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज। हमने पढ़ा कि अल्केन्स जो है उसके प्रिंसिपल रिएक्शन कौन से होते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और क्यों होते हैं। हमने देखा कि ये क्यों होते हैं। चलें इसको मैं सेव करता हूँ।